आज की इस गहन चर्चा में हम एक ऐसे विषय की गहराई में उतरने वाले हैं जो सतह से देखने पर शायद ऐसा लगे कि ये तो पूरी तरह से एक नीरस कानूनी प्रक्रिया है। अक्सर लोगों को कोर्ट कचहरी की बातें बोरिंग ही लगती हैं। हाँ, बिल्कुल। लेकिन अगर हम इसके भीतर झांक कर देखें तो ये असल में मानव मनोविज्ञान यानी ह्यूमन साइकोलॉजी का एक बेहद ही दिलचस्प और जटिल खेल है। और यही बात इस विषय को इतना खास बनाती है। तो आज की हमारी इस चर्चा का जो मुख्य विषय है वो है द आर्ट ऑफ साइकोलॉजिकल क्रॉस एग्जामिनेशन इन लीगल स्ट्रैटेजी। मतलब कानूनी रणनीति में मनोवैज्ञानिक जिरह की कला। एकदम सही। और श्रोताओं के लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि आज हमारे सामने जो नोट्स और स्रोत मौजूद हैं वो कोई किताब की थियरी नहीं है। जी, ये एक रियल लाइफ केस स्टडी है। हाँ, ये अदालत के भीतर हुए एक असली मुकाबले का विश्लेषण है। ये केस स्टडी मनीष शुक्ला एंड एसोसिएट्स के वरिष्ठ अधिवक्ता मनीष शुक्ला जी और अधिवक्ता मनोज कुमार शुक्ला जी द्वारा एक मुकदमे में अपनाई गई रणनीतियों पर आधारित है, जो कि अपने आप में बहुत ही प्रभावशाली है। तो आज हमारा मिशन क्या है? मिशन ये समझना है कि अदालत के उस कटघरे में सच उगलवाने के लिए सिर्फ आक्रामक सवाल पूछना ही काफी नहीं होता। बिल्कुल, फिल्मों की तरह जोर जोर से चिल्लाना या टेबल पीटना जरूरी नहीं है, बल्कि शांत रहकर मनोविज्ञान का इस्तेमाल करना एक वकील का सबसे घातक हथियार होता है। सही कहा आपने। हम ये देखने वाले हैं कि कैसे सही समय पर और सही लहजे में बुने गए मनोवैज्ञानिक सवाल एक गवाह को उसी के बयानों के जाल में उलझा देते हैं। और मैं यहाँ ये जोड़ना चाहूँगी कि ये विषय केवल वकीलों या लॉ स्टूडेंट्स के लिए ही महत्वपूर्ण नहीं है। तो इसका आम लोगों से क्या वास्ता है? देखिए, जो भी व्यक्ति कम्युनिकेशन की ताकत को समझना चाहता है या ये जानना चाहता है कि इंसान का दिमाग बहुत ज़्यादा दबाव वाले हालात में कैसे काम करता है, उसके लिए ये केस स्टडी एक मास्टर क्लास है। यानी मनोविज्ञान हर जगह काम आता है। बिल्कुल। जब हम अदालत की बात करते हैं तो अक्सर हमारे दिमाग में वो पॉप कल्चर या बॉलीवुड फिल्मों वाले दृश्य आते हैं। हाँ, जहाँ वकील गवाह पर चिल्ला रहा है और गवाह अचानक रोते हुए सारा सच उगल देता है। ठीक वही। लेकिन असल जिंदगी की अदालतों में और खास तौर पर इस केस स्टडी में हम देखेंगे कि सबसे गहरा प्रभाव तब पैदा होता है जब सवाल पूरी शांति और ठहराव के साथ पूछे जाते हैं। बिना किसी ड्रामे के। जी, ये हमें सिखाता है कि कैसे शब्दों का सटीक चुनाव किसी भी बड़े विवाद की पूरी दिशा को रातों रात पलट सकता है। चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले हमें उस अदालत के माहौल और उस पूरे दृश्य की कल्पना करनी होगी जहां ये सब घटित हो रहा है। माहौल को समझना बहुत जरूरी है। जो केस स्टडी हमारे सामने है उसमें दृश्य कुछ इस तरह स्थापित किया गया है। वरिष्ठ अधिवक्ता मनीष शुक्ला जी के मार्गदर्शन में टीम ने अपनी रणनीति का पहला हिस्सा पहले ही पूरा कर लिया है। यानी जो दस्तावेजी काम था। हाँ, जो वादिनी है जो प्लेंटिफ है, उसके शपथ पत्र में जो भी विरोधाभास थे उन्हें दस्तावेजी सवालों के जरिए अदालत के सामने रखा जा चुका है। तो बेस पहले ही तैयार हो चुका है। बिल्कुल। अब ये जिरा अपने अंतिम और सबसे क्रिटिकल चरण में पहुंच चुकी है। अदालत के कमरे में एक अजीब सा तनाव है, एक सन्नाटा सा। हाँ, और जज साहब पूरी कार्रवाई को बहुत ही ध्यान से देख रहे हैं। गवाह बॉक्स में जो वादिनी खड़ी है वो अब बहुत ज्यादा सतर्क हो चुकी है, क्योंकि उसे पता चल गया कि उसकी कहानी में झोल है। सही कहा। उसे एहसास हो गया है कि कागजातों के आधार पर उसकी कहानी कमजोर पड़ रही है। इस पल में वो किसी भी हमले का जवाब देने के लिए अपनी ढाल उठाकर तैयार है। और यहाँ जो बात सबसे हैरान करने वाली है वो ये है कि जब कोई गवाह इस हाई अलर्ट मोड में होता है, जिसे मनोविज्ञान में शायद कुछ कहते हैं ना? हाँ, इसे मनोविज्ञान में फाइट और फ्लाइट मोड कहते हैं, लड़ो या भागो। राइट, फाइट और फ्लाइट। तो जब दिमाग इस मोड में होता है तो वो किसी भी आक्रामक सवाल को तुरंत पहचान लेता है। अगर वकील उस पे सीधा हमला करे। बिल्कुल। अगर वकील उस वक्त सीधा आरोप लगाएगा कि तुम झूठ बोल रही हो तो वो तुरंत अपनी रक्षात्मक ढाल और ऊपर कर लेगी और कोई रिटाया जवाब दे देगी। एकदम सही। लेकिन मनोवैज्ञानिक सवालों की प्रकृति बिल्कुल अलग होती है। वो कैसे? वे गवाह के इस फाइट और फ्लाइट रडार के नीचे से उड़ते हुए सीधे उसके अवचेतन मन में यानी सबकॉन्शियस माइंड में प्रवेश कर जाते हैं। तो इस सीधे आरोप नहीं लगाते? नहीं, वे एक विचार या एक संभावना गवाह के दिमाग में डाल देते हैं। इससे उसे सोचने पर मजबूर होना पड़ता है। तो गवाह को लगता ही नहीं कि उस पे हमला हो रहा है। यही तो मनीष शुक्ला जी की टीम की रणनीति का सबसे मजबूत पहलू है। गवाह को महसूस ही नहीं होता कि उस पर कोई सीधा प्रहार हो रहा है।
उसे लगता है कि उससे बस एक सामान्य स्पष्टीकरण मांगा जा रहा है। लेकिन एक बात बताइए, ये थ्योरी सुनने में तो बहुत अच्छी लगती है, पर असल अदालत में इसे लागू कैसे किया गया? ये एक बहुत ही व्यवहारिक सवाल है। मैं चाहूंगा कि आप हमारे श्रोताओं के लिए वो पहला विशिष्ट प्रश्न साझा करें जो अधिवक्ता मनोज कुमार शुक्ला जी ने उस तनावपूर्ण माहौल में पूछा था। उस सवाल की बनावट कैसी थी जिसने गवाह की इस ढाल को भेद दिया? बिल्कुल। अदालत के उस सन्नाटे में अधिवक्ता मनोज कुमार शुक्ला जी ने बेहद शांत और संयत स्वर में वादिनी से जो सवाल पूछा वो कुछ इस तरह था। क्या था वो सवाल? उन्होंने पूछा, आपने अपने शपथ पत्र में कहा कि प्रतिवादी ने हमेशा आपके साथ दुर्व्यवहार किया। क्या ये सही है कि आपने स्वयं कई बार प्रतिवादी को संदेश भेजकर साथ रहने की इच्छा व्यक्त की थी? हो, अब जरा रुकिए और इस सवाल की बनावट पर गौर कीजिए। क्या किया है? हाँ, उन्होंने बस उसका ही बयान दोहराया और है। दूसरे हिस्से में बिना किसी आक्रामकता के एक ऐसा तथ्य सामने रख दिया जो पूरी तरह से वादनी के दावों के विपरीत है। यही इसका मास्टर स्ट्रोक है। लेकिन मेरे दिमाग में एक सवाल आ रहा है, क्या ये बहुत बड़ा रिस्क नहीं है? किस तरह का रिस्क? मतलब क्या हो अगर वादनी सीधे तौर पर कह दे कि नहीं, मैंने ऐसे कोई संदेश नहीं भेजे? क्या ऐसे में वकील की ये पूरी मनोवैज्ञानिक रणनीति वहीं धरी की धरी नहीं रह जाएगी? ये बहुत ही वाजिब सवाल है और यहीं पर वरिष्ठ वकीलों का अनुभव और उनकी तैयारी काम आती है। तो वे बिना तैयारी के ये सवाल नहीं पूछ रहे थे? बिल्कुल नहीं। जब मनोज कुमार शुक्ला जी ये सवाल पूछ रहे हैं तो वे हवा में तीर नहीं चला रहे हैं। मनोविज्ञान और कानून के इस खेल में इसे पर्जरी ट्रैप या झूठी गवाही का जाल कहते हैं। पर्जरी ट्रैप दिलचस्प है। वादिनी का दिमाग उस क्षण बहुत तेजी से काम कर रहा होता है। वो तुरंत ये कैलकुलेट करती है कि अगर वो हाँ कहती है तो उसका अपना ही शपथ पत्र झूठा साबित हो जाएगा, क्योंकि उसमें तो उसने हमेशा दुर्व्यवहार का दावा किया था। और अगर वो ना कहती है तो? अगर वो ना कहती है और वकील के पास व्हाट्सएप चैट या मैसेजेस का प्रिंट आउट मौजूद हुआ, जिसकी संभावना बहुत ज्यादा है क्योंकि वकील इतने कॉन्फिडेंस से पूछ रहा है, तो वो अदालत से सीधे तौर पर झूठ बोलने की दोषी हो जाएगी। बिल्कुल, जिसके कानूनी परिणाम बहुत गंभीर होते हैं। ओ, तो ये असल में इल्यूजन ऑफ चॉइस है, मतलब विकल्प होने का भ्रम। एकदम सही शब्द इस्तेमाल किया आपने। गवाह को लग रहा है कि उसके पास जवाब देने के विकल्प हैं, लेकिन असल में दोनों ही रास्ते उसे नुकसान पहुंचाने वाले हैं। आगे कुआं, पीछे खाई। और इस सवाल का जो असर अदालत में हुआ, वो इस रणनीति की सफलता का सबसे बड़ा प्रमाण है। केस स्टडी स्पष्ट रूप से बताती है कि ये प्रश्न सुनते ही वादिनी कुछ क्षण के लिए सोच में पड़ गई। वो जो कुछ सेकंड का सन्नाटा होता है, वो सन्नाटा मनोविज्ञान की दृष्टि से बहुत बहुत महत्वपूर्ण होता है। उस सन्नाटे में गवाह के दिमाग पर जो कॉग्निटिव लोड यानी मानसिक दबाव पड़ता है, वो उसे अंदर से तोड़ देता है। और अदालत में बैठे हर इंसान को ये दिख जाता है। जी, विशेषकर जज साहब को। उस पल में ही ये महसूस हो गया कि गवाह का संतुलन डगमगा गया है और उसकी कहानी में झोल है। यहाँ बात बहुत ही दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि एक बार जब आपने गवाह का संतुलन बिगाड़ दिया, उसके दिमाग में एक शॉर्ट सर्किट पैदा कर दिया, तो आप उसे संभलने का मौका नहीं दे सकते। बिल्कुल नहीं, आपको प्रहार जारी रखना होता है। रणनीति का अगला कदम होता है उसके दिमाग में संदेह का बीज बोना, जिसे प्लांटिंग द सीड ऑफ डाउट कहते हैं। हाँ, ये दूसरा चरण है। जब वादिनी पहले सवाल से ही पशुपेश में है, तब डिफेंस की तरफ से अगला मनोवैज्ञानिक प्रहार किया जाता है। मैं आपसे जानना चाहूंगी कि वो दूसरा सवाल क्या था जिसने इस जिरे को एक अलग ही स्तर पर पहुंचा दिया। पहले सवाल से मिले मानसिक दबाव का पूरा फायदा उठाते हुए अधिवक्ता मनोज कुमार शुक्ला जी अपना दूसरा सवाल सामने रखते हैं, जो कि उतना ही शांत रहा होगा। जी, उतना ही शांत और मारक। उन्होंने पूछा, क्या ये भी संभव है कि आप और प्रतिवादी के बीच जो विवाद हुआ वो केवल पारिवारिक मतभेद था और आपने बाद में सलाह मिलने के बाद ये मुकदमा दायर किया? बाप रे! ये सवाल सुनकर तो ऐसा लगता है जैसे वकील महोदय गवाह पर कोई आरोप लगा ही नहीं रहे हैं। बल्कि वे तो सहानुभूति जता रहे हैं। हाँ, वे तो जैसे गवाह के साथ हमदर्दी दिखा रहे हैं और सिर्फ एक परिदृश्य पर उसकी राय मांग रहे हैं। यही तो साइकोलॉजी है। लेकिन क्या इस तरह का सवाल गवाह को एक बहाना नहीं दे रहा है? मेरा मतलब है, क्या ये रणनीति उल्टी नहीं पड़ सकती, जहां गवाह इस बहाने को पकड़ ले और कहे कि हाँ, मैं तो मासूम हूं, मुझे तो दूसरों ने भड़काया? अगर हम इसे व्यापक संदर्भ में देखें तो ये सवाल मानवीय मनोविज्ञान की एक बहुत ही गहरी और सूक्ष्म समझ को दर्शाता है। वो कैसे? इसे मनोविज्ञान में ईगो सेविंग एस्केप रूट देना कहते हैं। मतलब अपना अहंकार बचाने का रास्ता। बिल्कुल। इंसान की ये फितरत होती है कि जब वो चारों तरफ से घिर जाता है तो वो सबसे आसान रास्ता चुनता है जहां उसे अपनी गलती ना माननी पड़े, जहां वो सारा ब्लेम किसी और पर डाल सके। सही कहा। ये सवाल वादिनी के अहंकार पर सीधा चोट नहीं करता।
ये उसे ये इशारा कर रहा है कि शायद गलती पूरी तरह से आपकी नहीं है। शायद आपने किसी और की गलत सलाह या दबाव में आकर इतना बड़ा मुकदमा कर दिया। तो असल में वकील उसे एक गोल्डन ब्रिज दे रहे हैं पीछे हटने के लिए। सटीक रूप से मनीष शुक्ला जी का जो अनुभव है वो ये बताता है कि ऐसे सवालों के सामने गवाह अपनी पूरी जिम्मेदारी से बचने के लिए या खुद को जज की नजरों में थोड़ा सही साबित करने के लिए अनजाने में सच बोल देते हैं। इसमें जाल में फंस जाते हैं। हाँ, वे अक्सर कह देते हैं कि हाँ, विवाद तो छोटा ही था, लेकिन मेरे रिश्तेदारों या पड़ोसियों ने कहा कि मुझे पुलिस के पास जाना चाहिए। और जैसी ही गवाह यह स्वीकार करता है, बूम, पूरे मुकदमे की नींव उसी क्षण हिल जाती है। क्योंकि तब यह साबित हो जाता है कि शपथ पत्र में लगाए गए गंभीर आरोप असल में बड़ा चढ़ाकर लिखे गए थे। और ये पूरा मुकदमा किसी और के प्रभाव में आकर दायर किया गया है। ये तो वाकई गवाह को उसी के अंतर्द्वंद में उलझा देने वाला मास्टर स्ट्रोक है। आप उससे लड़ नहीं रहे, आप बस उसे एक ऐसा रास्ता दिखा रहे हैं जिस पर चलकर वो खुद अपना केस कमजोर कर ले। यही असली कानूनी रणनीति है। इन दो गहरे मनोवैज्ञानिक सवालों के बाद जिरह अपने अंतिम चरण की ओर बढ़ती है। कानूनी भाषा में इसे सुझाव या सजेशन देना कहा जाता है। जी, ये क्रॉस एग्जामिनेशन का आखिरी हिस्सा होता है। इस केस स्टडी में इस अंतिम प्रहार का बहुत ही सजीव चित्रण किया गया है। वो अंतिम सुझाव क्या था जो अदालत में रखा गया? अधिवक्ता मनोज कुमार शुक्ला जी जिरह को खत्म करते हुए पूरे आत्मविश्वास के साथ अदालत के सामने वादिनी को ये अंतिम सुझाव देते हैं। क्या कहते हैं वो? वे कहते हैं, मैं आपको सुझाव देता हूं कि आपके और प्रतिवादी के बीच विवाद को बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया गया है और आपने अपने शपथ पत्र में वास्तविक परिस्थितियों का पूर्ण विवरण न्यायालय के सामने नहीं रखा है। अगर इसे आसान भाषा में समझें तो वकील बहुत ही विनम्रता से लेकिन दृढ़ता के साथ गवाह के मुंह पर कह रहा है कि तुमने पूरी बात को नमक मिर्च लगाकर पेश किया है और अदालत से असली सच छुपाया है। एकदम सही अनुवाद किया आपने इसका। लेकिन मेरा सवाल यह है कि जब वकील को पता है कि गवाह इस सुझाव को कभी हाँ नहीं कहेगा, वो इसे नकारेगा ही, तो फिर ये सुझाव देना इतना महत्वपूर्ण क्यों है? क्या ये सिर्फ एक कानूनी औपचारिकता है? नहीं, इसे महज एक औपचारिकता समझना बहुत बड़ी भूल होगी। तो इसके पीछे क्या कारण है? देखिए, ये सुझाव देना कानूनी प्रक्रिया का एक बहुत ही तकनीकी लेकिन अनिवार्य हिस्सा होता है। इसका मतलब ये है कि प्रतिवादी का वकील अदालत के आधिकारिक रिकॉर्ड पर अपनी कहानी, अपना डिफेंस दर्ज करवा रहा है। अच्छा, रिकॉर्ड के लिए? हाँ, लेकिन मनोविज्ञान के नजरिए से देखें तो ये गवाह की विश्वसनीयता यानी उसकी क्रेडिबिलिटी की अंतिम और सबसे कठिन परीक्षा होती है। वो कैसे तय होती है? जब ये सुझाव दिया जाता है तो अदालत में कुछ क्षणों के लिए एक गहरा सन्नाटा छा जाता है। जज साहब भी पूरी एकाग्रता के साथ गवाह के उत्तर का इंतजार करते। क्योंकि उस एक हाँ या ना में और उस ना को कहने के तरीके में बहुत कुछ छिपा होता है। शब्दों से ज्यादा उस वक्त गवाह की बॉडी लैंग्वेज बोल रही होती है ना? बिल्कुल सही। क्या गवाह ये ना घबरा कर कह रहा है, या क्या वो बोलते समय नजरें चुरा रहा है? क्या उसके चेहरे पर माइक्रो एक्सप्रेशंस उसकी बेचैनी को दर्शा रहे हैं? क्या उसके आत्मविश्वास में साफ कमी आ गई है? ये सब जज साहब नोट कर रहे होते हैं। यही कारण है कि मनीष शुक्ला जी और मनोज कुमार शुक्ला जी जिरे को सिर्फ प्रश्नों की एक सूची नहीं मानते। उनके लिए ये एक पूरी रणनीतिक प्रक्रिया है जिसमें हर एक कदम नपातुला होता है। इस प्रक्रिया का हर एक कदम, हर एक ठहराव, हर एक सवाल और यहाँ तक कि वकील के बोलने की टोन भी इसी रणनीति का हिस्सा है। कमाल की बात है। कई बार जज साहब गवाह के शब्दों से ज्यादा उसके इस अंतिम जवाब देने के तरीके और उस सन्नाटे से ही उसकी पूरी विश्वसनीयता का आकलन कर लेते हैं। तो आखिर इस सब का मतलब क्या है? इस पूरी तनावपूर्ण और मनोवैज्ञानिक जिरे का नतीजा क्या निकलता है? नतीजे बहुत ही ठोस होते हैं। केस स्टडी हमें बताती है कि इस अंतिम सुझाव और गवाह के लड़खड़ाते जवाब के बाद अदालत की कार्यवाही एक बहुत ही महत्वपूर्ण मोड़ पर पहुंच जाती है। जी, जिरह समाप्त हो जाती है। और इसके बाद अदालत की एक औपचारिक प्रक्रिया होती है। न्यायालय वादिनी से यह पूछता है कि क्या उसे अपने पक्ष में और कोई साक्ष्य या सबूत प्रस्तुत करना है। ये एक रूटीन सवाल होता है। लेकिन इस बिंदु पर अदालत में फिर से कुछ क्षणों का सन्नाटा होता है। वादिनी, जो इस मनोवैज्ञानिक जिरह के बाद मानसिक रूप से पूरी तरह से थक चुकी है और शायद अपने केस की कमजोरियों को अब शीशे की तरह साफ देख पा रही है। बिल्कुल, वो अपने वकील से कुछ परामर्श करती है और उसके बाद वो न्यायालय को सूचित करती है कि अब उसे कोई और साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करना है। और ये पूरे मुकदमे का एक बहुत ही निर्णायक क्षण होता है। न्यायालय तुरंत इसे अपने रिकॉर्ड पर दर्ज करता है कि वादिनी का साक्ष्य समाप्त हो गया है। कानूनी शब्दावली में इसे एविडेंस क्लोज कहा जाता है। एविडेंस क्लोज्ड।
इसका सीधा सा अर्थ ये है कि वादनी को अपनी कहानी साबित करने का जो मौका दिया गया था, वो चरण अब हमेशा के लिए पूरा हो चुका है। अब वो कोई नया दस्तावेज या नई कहानी नहीं ला सकते। नहीं, जो कुछ भी रिकॉर्ड पर आ चुका है, जिसमें जिरा के दौरान हुई उसकी घबराहट और विरोधाभास भी शामिल है, उसी के आधार पर आगे केस चलेगा। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि मुकदमा यहाँ खत्म नहीं होता। यहाँ से मुकदमे का एक बिल्कुल नया अध्याय शुरू होता है, जहाँ नियंत्रण पूरी तरह से बदल जाता है। और वो नया अध्याय है प्रतिवादी का साक्ष्य, जिसे डिफेंस एविडेंस कहा जाता है। केस स्टडी के अनुसार कोर्ट इसके लिए एक अगली तारीख तय करती है। अब तक वादनी हमला कर रही थी और डिफेंस बचाव कर रहा था। लेकिन अब बाजी पलट चुकी है। बिल्कुल। इस चरण में सामान्यतः प्रतिवादी अपना साक्ष्य शपथ पत्र यानी एविडेंस एफिडेविट अदालत में दाखिल करता है, जिसमें वो अपने पक्ष के तथ्य और दस्तावेज रखता है। जी, सिलसिलेवार तरीके से न्यायालय के सामने रखता है। मनीष शुक्ला एंड एसोसिएट्स की रणनीति का यह एक और बहुत ही मजबूत स्तंभ है। आमतौर पर यह देखा जाता है कि लोग किसी भी मुकदमे में वादनी के साक्ष्य को ही सब कुछ मान लेते हैं। हाँ, एक आम धारणा है कि जिसने केस दायर किया है, सारा दारोमदार उसी पर है। लेकिन वरिष्ठ अधिवक्ता मनीष शुक्ला जी और उनकी टीम का ये बहुत ही स्पष्ट मानना है कि एक सफल कानूनी रणनीति में प्रतिवादी का साक्ष्य भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है। मनोवैज्ञानिक जिराह के जरिए उन्होंने पहले ही वादनी की कहानी में बड़े-बड़े सुराख कर दिए हैं। और अब प्रतिवादी के साक्ष्य शपथ पत्र में ऐसे छिपे हुए तथ्य और मजबूत दस्तावेज सामने रखे जाएंगे जो वादनी की उस खोखली हो चुकी कहानी को पूरी तरह से जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे शतरंज के खेल में आपने पहले विरोधी के मोहरों को गलत चालें चलने पर मजबूर कर दिया और फिर अपने मोहरों से चेकमेट की तैयारी कर ली। बहुत खूब। ये देखना वाकई बहुत दिलचस्प होगा कि डिफेंस इस अगले चरण में कौन सी नई रणनीति अपनाता है। लेकिन अगर हम आज की इस पूरी चर्चा को समेटें तो ये स्पष्ट होता है कि सही सवाल पूछने की कला कितनी शक्तिशाली होती है। श्रोताओं के लिए जानना बहुत जरूरी है कि ये केस स्टडी केवल एक कोर्टरूम ड्रामा नहीं है। नहीं, ये हमारे रोजमर्रा के संवाद का एक बहुत बड़ा पार्ट है। अक्सर हम देखते हैं कि जब भी हमारे सामने कोई विवाद होता है, चाहे वो ऑफिस में हो या परिवार में, हम तुरंत आक्रामक हो जाते हैं। हम सीधे टकराव का रास्ता अपनाते हैं, जिससे सामने वाला और भी ज्यादा रक्षात्मक हो जाता है। लेकिन ये रणनीति हमें सिखाती है कि जानकारी उगलवाने या सच को सामने लाने के लिए आक्रामकता से ज्यादा प्रभावी तरीका है शांत रहना, सामने वाले के फाइट और फ्लाइट मोड को बाईपास करना और सही मनोवैज्ञानिक सवाल पूछना। इससे एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है। वो क्या? अगर अदालत में कुछ सटीक, शांत और मनोवैज्ञानिक सवालों के जरिए एक पूरी तरह से तैयार किए गए बयान को चुनौती दी जा सकती है, उसे तोड़ा जा सकता है। तो हमारे रोजमर्रा के जीवन में ऐसे कितने सच हैं जिन्हें हम बिना किसी सवाल के मान लेते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि किसी ने हमसे सही मनोवैज्ञानिक सवाल नहीं पूछा। ये तो वाकई बहुत गहरा विचार है। मतलब जो हम सच मान के बैठे हैं, क्या वो वाकई सच है या बस किसी ने उसे सही से चुनौती नहीं दी? बिल्कुल, ये सोचने वाली बात है। श्रोताओं के लिए ये एक ऐसा विचार है जिस पर उन्हें जरूर मनन करना चाहिए। आज की ये गहन चर्चा यहीं समाप्त होती है। बातचीत और मनोविज्ञान के इन दिलचस्प पहलुओं पर अपना चिंतन जरूर जारी रखिएगा। इस चर्चा में जुड़ने के लिए धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।